YouTube चैनल पर स्वागत है। जी जी हम धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं हसदेव आनंद की जो त्रासदी है आज, जी चाहे जी वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज भाजपा की सरकार चंद दिन हुए हैं आए, आप जी क्या जी बताना चाहेंगे हमारे पाठकों को? देखिए, मैं गांधी जी की उस उक्ति से बात शुरू करूंगा जी जी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी पृथ्वी के पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, जी लेकिन किसी एक आदमी की हवस या लालच को पूरा करने के लिए जो है संसाधन कम पड़ेंगे। जी जी और इस समय यहाँ किसी एक आदमी की लालच का सवाल नहीं है, कारपोरेट लूट और कारपोरेट लालच का सवाल है, जो पूरी दुनिया के संसाधनों को और खास तौर से जल जंगल जमीन खनिज को हड़प कर लेना चाहता है जी अपने मुनाफे के लिए। जी जी और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो कारपोरेट परस्त रुख अपनाती है, और जी जो पार्टियां पूंजीवादी पार्टी विपक्ष में रहती है वो दिखावे के लिए विरोध करती है, सत्ता में जाने के बाद वही करती है। जी जी तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ छत्तीसगढ़ में यही चीज हो रही है कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए जो बात कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ, जी सत्ता में जाने के बाद वही रास्ता अपना रही है जो कांग्रेस चाह रही थी, जी जी और कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद वही किया जो बीजेपी चाह रही थी। जी जी तो बड़ी त्रासदी है। ये हमारे प्रदेश की और गरीब जनता की खास तौर से बहुत बड़ी त्रासदी है। और देखिए, आपने जो है विपक्ष के रूप में जो एक विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था, जी उसमें स्पष्ट ये कहा था कि हसदेव को खनन मुक्त रखेंगे, जी और जी एक विपक्षी पार्टी के रूप में आपका जो रोल था वो रोल जो है अब सत्ता में आने के बाद ठीक 180 डिग्री से घूम गया है। जी 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 कांग्रेस जो विपक्ष में कभी थी और भाजपा सरकार के जितने कदमों का विरोध करती थी, सत्ता में जाने के बाद भी उसने वही किया। हालांकि जन आंदोलन के दबाव में जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस यदि ईमानदार रहती तो ये खनिज का मामला राज्य सरकार पर पूरी तरीके से निर्भर करता है, और लगातार हम ये कह रहे थे कि वो अंतिम स्वीकृति न दे, जी लेकिन इस ओर उसने कदम उठाया नहीं और हिला हवाला करते रही है। और कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि पूरे भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब ये समझ सकते हैं कि पूरा जल जंगल जमीन और खनिज जो है अब इसकी कारपोरेट लूट हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ेगी, और खासतौर से अब बस्तर और सरगुजा ही है आदिवासी क्षेत्र, और यहीं पर सब कुछ है। यहाँ बड़ी मतलब भयानक स्थिति होने वाली है। जी 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 कामरेड, आप लगातार इस पर लिखते रहे हैं और आंदोलन भी आपकी संस्था द्वारा चलता रहा है, जी जी तो ऐसे स्थिति में आप क्या देखते हैं, क्या ये सब रुक पाएगा या ये नहीं रुकेगा, ये दमन चक्र चलता रहेगा? नहीं, देखिए, दमन चक्र तो चलेगा ही। यदि वो लूटना चाहेंगे तो जो लोग इस लूट से प्रभावित हो रहे हैं या जो लोग इस प्रदेश की आदिवासी जनता की चिंता कर रहे हैं, जो लोग इस पृथ्वी की भी चिंता कर रहे हैं, वो इस लूट के खिलाफ लड़ेंगे। तो उनका दमन और हमारा प्रतिरोध, जी ये दोनों चलेगा, और हमको पूरा पूरा विश्वास है कि जनता के प्रतिरोध के आगे जो है उनका दमन कमजोर पड़ेगा, उनको अपने पैर जो है पीछे खींचने पड़ेंगे। जी जी हसदेव आनंद का जो दर्द है, जो जी त्रासदी है, जी कृपया उसे हमारे पाठकों को बताएं आप कि वह आखिर क्या दर्द और क्या त्रासदी चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये हसदेव अरण्य का जो मामला है वो केवल खनिज की लूट का ही सवाल नहीं है और आदिवासियों के विस्थापन का ही सवाल नहीं है जी इसके बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हसदेव अरण्य हमारे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। जी यदि लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है,
लोगों को यदि बारिश मिल रही है तो ये हसदेव अरण्य के कारण है। और हसदेव अरण्य यदि तबाह हो गया तो यहाँ का पूरा छत्तीसगढ़ का पर्यावरण, छत्तीसगढ़ की बारिश, छत्तीसगढ़ की कृषि, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता, सबका जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। और इसलिए मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जो है हसदेव अरण्य का अस्तित्व में रहना बहुत ही जरूरी है। जी जी जी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ेगा। जी। हमारा अनुभव भी ये बताता है, वो कितना भी आश्वासन दे दे, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में और भारत में भी आदिवासियों को जिस तरीके से विस्थापित होना पड़ा है, और कुल विस्थापित लोगों में 60-70% केवल आदिवासी ही है। जी जी। पिछले मतलब आजादी के बाद से जितना भी विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन का शिकार तो आदिवासी होंगे। और यदि आदिवासी विस्थापित होते तो समझ लीजिए कि एक समूची जो आदिवासी नस्ल, उसका जो है कत्लेआम होने जा रहा है। तो किसी भी मतलब खनिज से जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे की तुलना में हम ये कभी इसके पक्षधर नहीं हो सकते कि किसी एक नस्ल को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो ये सब सवाल जो है जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, विकास के जिन बातों को ये सरकार कह रही है, देखिए उनकी विकास की अवधारणा और हमारी विकास की अवधारणा में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। जी जी। आजादी के बाद जो है विकास की अवधारणा अलग थी। अब कम से कम 80-90 के बाद से नव उदारवाद का ये जो दौर शुरू हुआ है, इसमें विकास की अवधारणा ही अलग हो गई है। जी जी। आजादी के बाद हमारे पास जो विकास की अवधारणा थी, उसमें लोगों का हित समाहित था और लोग बढ़ चढ़कर अपनी कुर्बानियां तो दे रहे थे। आपने बांध बनाया तो हमने अपनी जमीन दिया, जी। आपने सड़क बनाया तो हमने अपनी जमीन दिया, और खुशी खुशी दिया। जी जी। लेकिन 80 के दशक के बाद जो विकास का दौर ये बता रहे हैं, उसमें लोगों का हित कहीं पर भी नहीं है। वो कहते हैं कि हम किसानों के लिए पानी देने के लिए बांध बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि ये किसानों को पानी तो कितना मिलेगा अलग बात है, ये उद्योगों को देने के लिए बांध बना रहे हैं। तो आज जो कुछ भी विकास है वो कारपोरेटों को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है, उसको देखते हुए जो है वो पूरे विकास की रणनीति उनकी चल रही है। और वास्तव में उनके लिए विकास है, आम जनता के लिए और गरीबों के लिए विनाश है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका विकास और हमारी जनता का विकास दोनों अब अलग अलग चीज हो गया है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे वो लगातार कह रहे हैं कि बिजली चाहिए, बिजली के लिए है जो कोयला चाहिए। आज हमारे देश में जो है बिजली का पर्याप्त उत्पादन है, कोयले का पर्याप्त उत्पादन है, और अगले 50 सालों के लिए जितनी अभी इस समय कोयला खदानें चल रही है जी, वो हमारी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। जी जी, पहली बात जी। और इसलिए नए कोयला खदान की कोई जरूरत नहीं है जी। लेकिन हसदेव के मामले में देखेंगे तो हसदेव का जो कोयला है वो कोयला बिजली उत्पादन के लायक नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है हसदेव में। अच्छा। तो ये कोयला क्यों खोदा जा रहा है? स्वाभाविक है कि इस कोयले से बिजली वो पैदा नहीं करने वाले हैं जी। इस कोयले से वो उद्योग चलाना चाह रहे हैं, इस कोयले को जो है वो बाजार में बेचना चाह रहे हैं और उससे जो है वो मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। तो ये बिजली वगैरह ये सब केवल जो है वो दिखावे की चीजें हैं। और जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, अब अडानी खोदेगा, आप जानते हैं कि एससीएल में भी जिस तरीके का निजीकरण हो रहा है, अच्छे अच्छे कोयले को आप रिजेक्ट कर रहे हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि 1/3 से ज्यादा कोयला आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बिजली उत्पादन के काम से बाहर किया जा रहा है और उससे उद्योग चलाए जा रहे हैं, बाजार में महंगे से महंगा जो है उसको बेचा जा रहा है। तो ये पूरे जो मुनाफा कमाने का जो है चक्र है वही इसमें जो है जुड़ा हुआ है। आम जनता की कोई भी भलाई इसमें जुड़ी नहीं है। जी, जी, जी। हम ये चाहते हैं कि एक संतुलित विकास हो। ये जो खनिज है ये केवल एक पीढ़ी के लिए तो नहीं है ना जी जी।
जी इस खनिज को जो है हम चावल और गेहूं जैसे उत्पादन भी नहीं कर सकते। जी जी तो ये जो कुछ भी खनिज है हमारा अपना भविष्य है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। जी जी तो आप एक साथ सब कुछ मुनाफे के लिए इनको निकाल लेंगे तो हमारे पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? जी जी भावी पीढ़ी का क्या होगा? सही बात है। तो जी जितनी जरूरत है जी आप उतना खोदिए एक संतुलित विकास के लिए, तो उसके हम पक्षधर हैं। जी तो यदि आप उस दृष्टिकोण से देखें जी तो इतना बड़ा विस्थापन भी नहीं होगा ना। जी जी आप एक जगह कोयला खोद रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, कुछ लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके पुनर्वास की नीतियां बन सकती है। जी लेकिन यदि आप अंधाधुंध तरीके से चारों तरफ से खोदेंगे तो 10 करोड़ आदिवासी हमारे देश में हैं जी जी जो जी इसी जंगल के सहारे जो है वो जिंदा है। तो उन समूची आदिवासी जाति का जो है उस आबादी का क्या होगा? जी जी तो वही है कि एक अंधाधुंध लूट जो है वो मची हुई है। जी जी और इस विकास में जो है कांग्रेस अपने आप को जो है वो बेदाग नहीं कह सकती, वो भी इसमें शामिल है, भाजपा भी इसमें शामिल है। और इसी दुष्चक्र के खिलाफ जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं। जी 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 कॉमरेड, जो अभी जमीनी हकीकत जो आप देख रहे हैं, आप जाके लोगों से मिल रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं, कृपया ये बताएं कि जमीनी स्तर पर इसका आक्रोश आदिवासी समुदाय गांव-गांव में किस तरह हो रहा है, इस पर कृपया प्रकाश डालें। देखिए, हम लोग ये जल जंगल जमीन की लूट पर जो है किस तरीके की चीजें फेस कर रहे हैं देख रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपका सलवा जुड़ूम है बस्तर के अंदर, कि किस तरीके से 650 से ज्यादा गांवों को उजाड़ा गया है, वहां आदिवासियों को भगाया गया है, और किस तरीके से गांव के गांव जो है उनको विस्थापित करने के लिए जलाए गए हैं। और इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और भाजपा तो राज्य प्रायोजित आंदोलन ही था, वो पूरी तरीके से शामिल थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सलवा जुड़ूम के खिलाफ उस समय जो डिसीजन दिया है वो बहुत ही मतलब ध्यान देने लायक है। जबरदस्त वो डिसीजन है जिसमें उसने ये कहा है कि पूरा का पूरा जो दुष्चक्र है विकास के नाम पर किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये कारपोरेट लूट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस समय ये फैसला दिया था। सलवा जो बंद हो गया, लेकिन ये लूट की कहानी तो बंद नहीं हुई। तो बस्तर में जो है आप देखेंगे कि कम से कम 2 दर्जन जगहों पर पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अलग अलग तरीके से धरने हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और ये इसी खनिज की लूट के खिलाफ। जी जी और इनमें कुछ नहीं तो मतलब औसतन 1,000 लोग शामिल है, जी जो मतलब बढ़कर जो है विशेष दिनों में 8,000 और 10,000 लोग तक पहुंच जाते हैं। तो बस्तर में रोजाना की स्थिति में 20-25 हजार लोग जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं। सिलगेर में गोली चली है, कोई न्याय सिलगेर के लोगों को नहीं मिला। जितने भी नरसंहार आदिवासियों के हुए हैं, सीबीआई की रिपोर्ट आई है, आपके आदिवासी आयोग की रिपोर्ट आई है, कौन पुलिस अधिकारी दोषी थे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दोषी थे, ये सब कुछ सामने आया है। लेकिन इसके बावजूद न भाजपा ने कोई कार्रवाई किया और न ही जो है कांग्रेस ने कोई कार्रवाई किया है। तो ये लड़ाई जो है वो लगातार जो है चल रही है, और मुझे लगता है कि एक अंतहीन लड़ाई है न्याय के लिए। आदिवासी लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक आदिवासी है उनका अपना इतिहास देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इस लूट के खिलाफ अंग्रेजों के जमाने में भी लड़ा था और आज भी लड़ रहे हैं। वो लड़ाई रुकेगी नहीं। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, और इसलिए किसी कौम को जो है आसानी से मिटाना जो है वो संभव नहीं है। तो लोग तो लड़ेंगे। जी 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 आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और जमीनी हकीकत सच्चाई से हमारे पाठकों को रूबरू कराया। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी यह जो हजर आराना की
जन आंदोलन की अंगड़ाई है, उस पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अपना कीमती समय चूंकि आप हम अवश्य देते रहेंगे। धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू सर। धन्यवाद।